हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SLN स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और हम पिछली वीडियो में आपको वर्णमाला की पूरी भूमिका बता दिए थे। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कब 13 लेते हैं और कब 11 लेते हैं। वैसे सामान्यतः हम 11 लेते हैं। क्वेश्चन में हमेशा जहाँ भी पूछा जाए वहाँ पर हम 11 ही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब कुल पूछ लिया जाए, फिर टोटल लगा के पूछ लिया जाता है, तब हम वहाँ पर अंक और आहा को जोड़ देते हैं। वैसे अंक और आहा जो है हम पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे कि वो होता वास्तव में स्वर है। जैसे अंक ऐसे रहता है और आहा ये विसर्ग है और यहाँ ए विसर्ग है। इन दोनों विसर्गों की संख्या ये दोनों विसर्ग हो जाने की वजह से हम इसको जो है व्यंजन में रखते हैं, लेकिन इसको ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं, इसलिए इसको हम स्वर कहते हैं। ये वास्तव में होते व्यंजन है, लेकिन इनको हम लिखते कहाँ हैं, इनको हम स्वरों के साथ लिख देते हैं। इसलिए कभी कभी जब पूछ लिया जाता है टोटल कुल कितने स्वर होते हैं, तब हम इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो इस आधार पर 13 हो जाता है। तो आइए हम आज देखते हैं स्वर के बारे में। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसकी लिंक दे देंगे। आप पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे हम वीडियो डालें वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए हम देखते हैं वर्णमाला में स्वर। स्वर किसे कहते हैं, हम इसकी डिफिनेशन भी पिछले वीडियो में बता दिए थे। जैसे जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जो परितंत्र होते हैं, यानी कि जिसको बोलने में, जिनके उच्चारण स्थान में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, हम उसे व्यंजन कहते हैं। तो अभी हम आइए देखते हैं स्वर। स्वरों में हम किसको किसको देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आ इ उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। अंक आहा को नहीं लेते हैं। अंक आहा को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें हम अभी आपको बताएं कि जो विसर्ग है वो आयोग को आ भी कहते हैं उसको। तो टोटल अगर हम स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो यहाँ पर हम कर देते हैं 11 स्वर होते हैं। अब इसमें मूल स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। अगर मूल स्वर की हम बात करते हैं तो मूल स्वर इसमें कितने होते हैं। मूल स्वर इसमें 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसमें 4 होती है, जो कि आ, ई, उ और री। आ, ई, उ, री, इसे हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आ, ई, उ, री, इसी को मूल स्वर कहते हैं। तो साथियों, हम आपको मूल स्वर और लघु स्वर बता दिए हैं, जैसे इनकी संख्या 4 होती है। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या हम कहीं कहीं 7 लेते हैं, अधिकतर 7 ही लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में 7 न मिलने पर वहाँ पर 3 हो जाता है। 3 कैसे हो जाता है और 7 कब होता है, हम आपको बताएंगे। 3 जैसे होता है आ प्लस आ मिलता है, जब आ प्लस आ तो आ हो जाता है। उसके बाद ई प्लस ए मिलकर ई हो जाता है। उसके बाद उ प्लस उ मिलकर, अब उसके बाद आता है साथियों, ये तो हो गया। जैसे जब ऑप्शन में 3 रहे तो फिर ये इसी तीनों का करते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में 4 हो जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम लेते हैं उसके साथ आ लेते हैं और उसके साथ यार क्या लेते हैं, ई लेते हैं ना। हाँ देखा जान रहे ई लेते हैं, लेकिन अब काटा बाबा यहीं पर से ई लेते, एक बार ई लेते हैं, एक बार ए लेते हैं, उ लेते हैं, ओ लेते हैं। आ के साथ हम ई को लेते हैं तो फिर बन जाता है ए। अगर हम आ के साथ ए को लेते हैं तो ए बन जाता है। फिर अगर हम आ के साथ उ को लेते हैं तो ओ बन जाता है। और अगर हम आ के साथ ओ को लेते हैं तो यहाँ पर साथियों औ बन जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 7 हो जाती है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6
और ये 7। अगर हम छोटा छोटा को लेते हैं तो बड़ा बन जाता है, दीर्घा बन जाता है। छोटे छोटे को लेते हैं तो बड़ी बन जाता है, छोटा छोटा को लेते हैं तो बड़ा वो बन जाता है। आ और ई को लेते हैं ए बन जाता है, आ और ए को लेते हैं तो ए बन जाता है, आ और ओ को लेते हैं तो ओ बन जाता है, आ प्लस ओ को लेते हैं तो ओ बन जाता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है वो 7 हो जाती है। अगर आप अभी हम आपको बता दिए ऑप्शन में अगर आपको 7 ना मिले तो 3 लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें 7 ही मिलता है। कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम्स में ऑप्शन में, अब देखो अगर आप पूछेंगे ऑप्शन में दोनों रहेगा तो ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो हमें 7 करना है, वैसे दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं रहेगा। देखो क्वेश्चन यही रहता है, बस एग्जामिनर के ऊपर रहता है कि वो क्वेश्चन घुमा कैसे देता है। बस आपके वो दिमाग से खेलना चाहता है, वो कभी ऑप्शन में 3 देगा, कभी 7 देगा, कभी मूल स्वर पूछेगा, कभी ह्रस्व स्वर पूछेगा। तो मतलब अब इसी को अगर हम देखें तो मूल स्वर कहते हैं और लघु स्वर कहते हैं। अगर वो पूछ दिया लघु स्वर की संख्या बताइए, या फिर 4 अक्षर दे दिया, जैसे दे दिए, कुछ भी दे दिया, जैसे दे दिया ई दे दिया, आ दे दिया, ई दे दिया, ऊ दे दिया। अब इसमें पूछ लेगा मूल स्वर क्या है, तो फिर उसमें मूल स्वर की संख्या बताने के लिए मतलब क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन हिंदी का जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदलता नहीं, बस उसके पूछने का तरीका बदल जाता है, वो आपके घुमाने के लिए बदल जाता है। तो फिर अब हम बात करते हैं जेब के आधार पर स्वरों के प्रकार। जेब के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकार को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्रस्वर। पहला प्रकार जो इसका होता है अग्रस्वर होता है। दूसरा प्रकार मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर में क्या होता है, मध्य स्वर में क्या होता है, अग्रस्वर में क्या होता है। अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर बोलते समय वह स्वर जिसको बोलते समय जीभ आगे आए, मतलब बोलते समय जीभ को आगे आना। मध्य स्वर मतलब जीभ बोलते समय जो जीभ हो हमारी वो एकदम मध्य में ही हो, तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर मतलब होता क्या, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो जीभ जो है वो पीछे जाए, पीछे की साइड खींचे, तो वहाँ पर पश्च स्वर होता है। तो आइए हम देखते हैं अग्रस्वर किसे कहते हैं। अग्रस्वर मतलब अभी हम आपको बताया कि जीभ का आगे आना। जैसे आप बोल के देखिए ई बोल रहे हैं तो देखिए जीभ आगे आ रही, ई फिर भी जीभ आगे आई, ए जीभ आगे आ रही। आप एक बार बोल के देखिएगा, आप पढ़ रहे हैं लेकिन बोल के देखिएगा, ए बोलने पे जीभ आगे आ रही कि नहीं, ए आ रही है, ए आ रही है। अब बात आती है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? आ। देखो जीभ एकदम मध्य में ही है, उसका परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि मध्य स्वर उसे कहते हैं जिसको बोल। अब ये देखो हम जानेंगे कैसे कि जीभ के आधार पर हम देख रहे हैं, तो जीभ के आधार पर अगर हम मध्य स्वर में देखेंगे तो आ, मतलब आ बोलते समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पश्च स्वर बोलते समय आ मतलब बड़ा जिसको कहते हैं, आ थोड़ा सा पीछे जीभ गई, ऊ थोड़ा सा पीछे उठ के, ऊ ओ मतलब बोल के देखिए जीभ थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक रही है। तो इसे हम कहते हैं जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो 3 प्रकार से होते हैं। कभी कभी 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है कि जीभ के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर क्वेश्चन में पूछता है अग्रस्वर किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा, मध्य स्वर में आ आएगा और पश्च स्वर में आ, ओ आएगा। तो ये थे जीभ के आधार पर कुछ जो हमारे स्वर होते हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ के आधार पर मतलब अपने जो ओठ है, ओठों के आधार पर हम स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ओठ के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ओठ के आधार पर मतलब वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब जब हमारा मुंह ओठ जो है गोल थोड़ा सा बन जाए। अवृत्ताकार का मतलब है गोल आकार ना बने, लंबा बने, कैसे भी बने, मतलब गोल नहीं बन के किसी भी प्रकार का हमारे होठ का साइज बन सकता है, तब हम उसे अवृत्ताकार कहते हैं। अगर वृत्ताकार में कहते हैं तो होस्ट का गोल होना, होस्ट का गोल होना। और यहाँ पर आवृत्ताकार में ओष्ठ का गोल न होना। अगर हम बात करते हैं वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आते हैं, अगर हम इसमें बात करें, इसमें स्वर कौन से आएंगे, ओष्ठ के आधार पर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसको कहेंगे ओ,
ओ औ, ओ औ, इसको हम कहेंगे वृत्ताकार। अब अवृत्ताकार में जितने भी बचे हैं, जैसे आ ई ए ऐ और री, ये हो जाएंगे अवृत्ताकार में। तो अगर हम देखेंगे होस्ट के आधार पर जो है वो दो भागों में बांटेंगे, वृत्ताकार अवृत्ताकार। इसी को हम सर्पिलाकार भी कहते हैं। ओष्ठ का गोल होना वृत्ताकार, ओष्ठ का गोल ना होना अवृत्ताकार। अगर हम ओष्ठ के आधार वृत्ताकार का एग्जाम्पल से देखेंगे तो ओ होगा, और अवृत्ताकार में जो बचे हुए शब्द हैं, बचे हुए स्वर हैं, उसको हम अवृत्ताकार कहेंगे। जैसे आ ई री ऐ को नहीं कहेंगे, ऐ भी हो जाएगा, इसको हम अवृत्ताकार में कहेंगे। तो हम ये था साथियों, होस्ट के आधार पर हम जीभ के आधार पर देख लिए, होस्ट के आधार पर देख लिए, तो हम स्वर पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन 33 होते हैं। अगर गुरु कामता प्रसाद के अनुसार देखते हैं तो इसमें 2 और ऐड हो जाता है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 2 और ऐड हो जाता है, फिर 33 2 35 हो जाता है। बात करते हैं व्यंजन को। व्यंजन को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, वर्ग स्पर्शी, अंतःस्थ, ऊष्म। वर्ग स्पर्शी किसे कहते हैं, जैसे वर्ग स्पर्शी का मतलब होता है कि हम बोलते समय जीभ का ऊपर नीचे आगे पीछे मतलब इधर उधर टच करती है, जो उसको हम कहते हैं वर्ग स्पर्शी। मतलब बोलते समय जीभ स्पर्श करती है तो हम उसे आधार पे बांट देते हैं वर्ग स्पर्शी। अंतःस्थ, ऊष्म किसे कहते हैं। ऊष्म, अगर ऊष्म की बात करें अगर हम, तो ऊष्म मतलब बोलते समय ऊष्मा प्रकट हो। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, अगर पूछ लिया जाए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, लगभग क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये भी पूछा गया कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें से ये चारों में से एक उसमें रहेगा, यही रहेगा, तो मतलब 3 दिया रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो फिर जो नहीं रहेगा इसमें से वही वाला हो जाएगा। ये 4 जो हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। आप इनको देख लीजिएगा ध्यान से, सा हा, मतलब तीनों सा और एक हा, ये ऊष्म होते हैं। इनको बोलते समय ऊष्मा का प्रभाव होता है। अंतःस्थ मतलब इनको बोलते समय अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा। अगर हम बात करें या और वाह, इसको क्या कहते हैं, इसको अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रा को क्या कहते हैं, रा को हम लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ला को क्या कहते हैं, ला को पार्श्विक कहते हैं। अब बात आती है वर्ग स्पर्शी, तो हम इनको मिटा देंगे। वर्ग स्पर्शी की संख्या 25 होती है, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार 2 बढ़ा देते हैं, 27 हो जाती है। तो हम इसको पूरे एक बार में लिख के, मतलब जो इसमें 5 वर्ग आते हैं, पाँचों को एक बार में हम लिख के पूरा देखेंगे। तो हम इसको मिटा के इसको फिर पढ़ते हैं। तो साथियों हम पहुंच गए हैं वर्ग स्पर्शी। कहाँ पर, वर्ग स्पर्शी के वर्ग स्पर्शी में हम का वर्ग में देखेंगे। का वर्ग में 5 शब्द आते हैं, चा वर्ग में 5 आते हैं, टा वर्ग में 5 आते हैं, ता वर्ग में 5 आते हैं, पा वर्ग में 5 आते हैं। का वर्ग या फिर का समूह के कह सकते हैं इनको, मतलब अपनी अपनी भाषा में आप व्यक्त कर सकते हैं, चाहे का वर्ग कहिए चाहे का समूह कहिए। तो हम देखते हैं का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंग्या, चा, छा, जा। चा वर्ग में मतलब चा से लेके यहाँ तक, तो चा से वर्ग में मतलब चा, तो एक वर्ग में 5 शब्द पढ़ते हैं या एक समूह पर 5 पढ़ते हैं। तो हम इनको वर्गों के नाम से जानते हैं। जैसे का वर्ग मतलब का से लेके इंग्या तक, जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंग्या। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ढा। तो इसी प्रकार हम पूरा पढ़ते हैं। अब इनमें बात करते हैं हम कि जैसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
पहला स्तंभ, इसको कहते हैं दूसरा स्तंभ, इसको कहते हैं तीसरा स्तंभ, इसको कहते हैं चौथा स्तंभ, इसको कहते हैं पांचवा स्तंभ। अब बात करते हैं हम इनको, जैसे का वर्ग जो है इसको हम, इनका बोलने का स्थान क्या होता है, चा वर्ग का बोलने का स्थान क्या होता है, टा वर्ग का बोलने का स्थान क्या होता है, टा वर्ग का बोलने का स्थान क्या होता है, पा वर्ग, इनका मतलब बोलने का स्थान कहाँ होता है। जैसे हम का बोल रहे हैं तो का बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकल रही, अगर हम धा बोल रहे हैं तो आवाज़ मतलब, तो हम क्या देख रहे थे, वर्ग स्पर्शी, मतलब इस वर्ग को, मतलब इन वर्गों को, इन वर्गों को बोलते समय हमारी जीभ जो है कहाँ पर स्पर्श कर रही है। स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श करना, वर्ग का मतलब, ये देखिए जो वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं, टोटल 25 शब्द होते हैं 5 वर्गों में। अगर हम गुरु कामता प्रसाद के अनुसार बात करते हैं तो 2 बढ़ जाता है, और जो 2 बढ़ जाता है भाई हम आपको बताएंगे 2 कौन कौन से बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी देखिए हम स्पर्शी का मतलब, आपको आप स्पर्शी जहाँ लग जाए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्पर्श मतलब शब्दों का जो स्पर्श है वो कहाँ से हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं का वर्ग का स्पर्श कहाँ हो रहा है, तो हम बात कर रहे थे का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। कंठ का मतलब आप का बोल के देखिए, का मतलब का बोलते समय देखिए कंठ यहाँ होता है ना, इसी को कहते हैं कंठ ना, देख लीजिए आप एक बार, इसी को कहते हैं। तो ख मतलब बोलते समय लग रहा है कि एकदम कंठ से आवाज़ निकल रही, आप बोल के ट्राई करिए, क ख ग, मतलब आवाज़ निकलती कंठ से, आपको लगेगा कंठ से आवाज़ आ रही है। अब बात करते हैं छ ज झ ड़, मतलब बोलते समय आवाज़ देखिए, जेब तालु, मतलब तालु किसे कहते हैं, ये जो जेब का अगला भाग है इसके ऊपर जो है इसी को कहते हैं तालु। मतलब च, मतलब बोलते समय देखिए च छ ज, मतलब जेब जो है आपकी वो तालु में छुई जा रही है, मतलब जहाँ पर जेब छूती है उसी को हम कहते हैं तालु। तो तालु का जो तालु से उच्चारण स्थान किसका किसका होगा, चा छा जा झा या। अगर हम बात करते हैं टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा का मतलब होता है तालु और कंठ के बीच का जो स्थान होता है, मतलब बीच में, जैसे ट बोलते समय देखो जीभ ऊपर जाती है, ट मतलब तालु से थोड़ा सा अंदर घुसी और कंठ से थोड़ा सा पहले, उसको हम कहते हैं मूर्धा। तो टा ठा ड ढ ढ़, मतलब आप बोल के देखिए आपकी जीभ जा कहाँ रही है, तो उसी को हम कहते हैं मूर्धा। अब बात करते हैं टा वर्ग को बोलते समय ता था द धा, ता वर्ग बोलते समय जो है, जो हमारी जीभ है वो एकदम दांत में छूती है, जैसे ता था द, मतलब दंत, इसको हम कहते हैं दंत, मतलब इनका उच्चारण स्थान दांतों से था, त था द ध न, मतलब जीभ हमारे दांतों में छू रही। अब बात हम करते हैं पा वर्ग का बोलने का मतलब ओष्ठ, मतलब बोल के देखिए प फ ब, मतलब ओष्ठ का मतलब है बिना दोनों, आप एक बार बिना दोनों ओठों को छुआए हुए पा बोल के देखिए, संभव है, नहीं होगा। आप अगर आप पा बोल रहे हैं तो आप दोनों ओठ आपके मिलेंगे, देखो पा फ, एक बार आप कोशिश करिए बिना पा बोलिए, बिना होठ छुआए दोनों होठों के, आपसे पा नहीं बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं पा वर्ग का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ होगा, का वर्ग का कंठ होगा, चा वर्ग का मूर्धा, चा वर्ग का तालु होगा, टा वर्ग का मूर्धा होगा, ता वर्ग का दंत होगा, पा वर्ग का ओष्ठ होगा। अब हम इसको क्यों लिखे, मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला वर्ग स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ। अगर हम बात करते हैं पांचवा स्तंभ को हम क्या कहते हैं, ये जो पांचवा स्तंभ है हम इसको क्या कहते हैं, इसको अनुनासिक कहते हैं या नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक या फिर नासिका। अनुनासिक या फिर नासिका कहते हैं। तो साथियों हम व्यंजन का उच्चारण स्थान देख लिए, कहाँ से किसका उच्चारण स्थान होता है। अब हम इनको देखेंगे, किसे अघोष कहते हैं, किसे सघोष कहते हैं। अघोष और सघोष मतलब आप सुनते होंगे अघोष, घोष, सघोष, मतलब सघोष किसे कहते हैं, सघोष, सघोष को ही घोष कहते हैं। और एक आता है अघोष।
तो साथियों हम बात करते हैं सघोष की। सघोष किसे कहते हैं? जैसे जिसको बोलते, सघोष को बोलते समय थोड़ा सा घर्षण ज़्यादा लगता है। अघोष मतलब मतलब नहीं, घोष मतलब जिनको बोलते समय घर्षण कम लग रहा है उनको अघोष कहते हैं। सघोष बोलते समय, सघोष को ही घोष कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको घोष भी मिल जाएगा, कहीं कहीं अघोष मिल जाएगा। तो हम जैसे इनको बोलते समय घर्षण जब ज़्यादा लगता है तो उसे हम सघोष कहते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं, ये जो है हमारा ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। तीसरा, चौथा, पांचवा स्तंभ जो है इसको हम सघोष कहते हैं। पहला और दूसरा जो है इसको हम अघोष कहते हैं, अघोष। अगर हम बात करते हैं सघोष, सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके साथ साथ तीसरे, चौथे, पांचवें के साथ तीसरा, चौथा, पांचवें के साथ या, रा, ला, वा, हा, जो हा है ये शब्द भी मतलब घोष में आएंगे। अब बात हम करते हैं अघोष। अघोष में कौन कौन से शब्द आएंगे? पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। यहाँ पर क्या क्या आएगा? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और इसके साथ साथ सा, तीनों सा, मतलब क्रम से लिख दें इसको, सा, सा, ये अघोष में आते हैं। अघोष और सघोष पढ़ लेने के बाद हम अल्पप्राण और महाप्राण देखेंगे। अल्पप्राण मतलब जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे, और महाप्राण को बोलते समय थोड़ा सा उच्चारण करने में इसका थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है। अल्पप्राण को बोलते समय इसका उच्चारण करते समय थोड़ा सा कम टाइम लगता है। जैसे आप बोल के देखिए का, खा में थोड़ा सा ज़्यादा लगा ना का की अपेक्षा। गा, घा, गा की अपेक्षा घा में थोड़ा सा ज़्यादा लगा, इंग्या मतलब थोड़ा सा टाइम लगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा स्तंभ और उसके साथ साथ हम सभी स्वर, इसके साथ साथ जो सभी स्वर होते हैं और इस सभी स्वर के साथ साथ या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये जो शब्द होते हैं ये अल्पप्राण में होते हैं। आप इनको बोल के देखिए, मतलब पहले का मतलब हो गया पहला स्तंभ, तीसरे का हो गया तीसरा स्तंभ, पांचवें का मतलब हो गया पांचवा स्तंभ। इनको बोलते समय ये जो दूसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, इनके अनुसार इसको बोलते समय कम समय लगता है, इसलिए हम इनके उच्चारण स्थान में भी कम समय लगता है, इसलिए हम इसको अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको देख लिए अल्पप्राण छोड़ने के बाद जितने बचेंगे वो जाहिर सी बात है महाप्राण होंगे। लेकिन हम महाप्राण को देख लेंगे, जैसे क, पा, फा में फा का उच्चारण स्थान करने में पा की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है ना। इसको देखें कौन सा स्तंभ है? ये दूसरा स्तंभ है। बा, भा, मतलब बा में कम लगा, भा में ज़्यादा, मतलब ये चौथा स्तंभ। तो महाप्राण में दूसरा, चौथा और इसके साथ साथ दूसरा और चौथा स्तंभ और इसके साथ साथ हम सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब आपको पता होना चाहिए, सा, सा, हा, सा, हा, ये जो आते हैं हमारे महाप्राण में आते हैं। तो साथियों हम अल्पप्राण और महाप्राण देख लिए, अघोष और सघोष देख लिया। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है, संयुक्त मतलब आपको पता, नाम से लग रहा हो, संयुक्त मतलब जो जुड़ा हो, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ज्ञा हो गया, त्रा हो गया, छा हो गया और इसके साथ स्रा हो गया। इनका मतलब ये अकेले शब्द नहीं, इनके साथ साथ दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बने। तो आइए हम देखते हैं, जो छा होता है ये का, आप देख रहे हैं का और सा के योग से छा बनता है। ता और रा, मतलब इनको आप बोलते समय बोल कर भी देख सकते। त्रा मतलब त्रा बोल के आप देखिए, उच्चारण करिए अपने मुंह से, त्रा बोलिए तो लग रहा है कि ता और रा, मतलब बोलते समय लग रहा है कि ता और रा मिलकर त्रा बना है। ज्ञा मतलब लग रहा है कि इसमें दो शब्दों मतलब जा और यहाँ, तो इसका जो ज्ञा जो है ये जा और यहाँ से मिलकर बना है।
और स्रा मतलब देखो स्रा, सा और रा आ रहा है ना, तो सा और रा मिलकर स्रा बना है। साथियों हम आपको वर्ग स्पर्शी में भी थोड़ी देर पहले बताए थे, वर्ग स्पर्शी में 25 शब्द 25 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें गुरु कामता प्रसाद के अनुसार 2 और ऐड कर देते हैं। वो 2 कौन सा ऐड करते हैं, एक होता है ढ और एक होता है ई। इसको ये दोनों शब्द ऐड कर देते हैं। इसको हम द्विगुण कहते हैं या फिर उच्छिप्त कहते हैं, या फिर हम इसको उच्छिप्त कहते हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा टॉपिक स्वर और व्यंजन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।